हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो 9th और 11th क्लास के लिए है, लेकिन जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर भी इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बनता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो हम लेकर के आए हैं। हमारा जो 9th और 11th क्लास में जो चैप्टर चल रहा है ना वो तीसरा चैप्टर है, और चैप्टर का जो नाम है ना अपना वो है अपवाद अंतर भाई। ठीक है, अपवाद अंतर नाम है। और इस अपवाद अंतर में हमने कहाँ तक पढ़ दिया था लास्ट, हिमालय की नदियाँ, और साथ में हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, ये दोनों पढ़ लिए थे। अब क्या करते हैं, अब हम इनको ना आगे चलाते हैं। जब हम आगे चलाते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो हिमालय की जो नदियाँ हैं उसके अंदर 3 तंत्र थे, जिसमें सबसे पहला तंत्र था सिंधु नदी तंत्र भाई। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें। ठीक है, पहला था सिंधु नदी तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु नदी तंत्र। तो आइए हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र के अंदर, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना उनके बारे में जानेंगे भाई। सिंधु नदी और जो सहायक नदी है उनके बारे में इसके अंदर जानेंगे। ये कहता है कि जो सिंधु नदी तंत्र है ना, यानी कि जो पूरा कंप्लीट एक जो तंत्र बनता है, यहाँ पर कहता है ये है ना एक सबसे बड़ी द्रोणियों में शामिल होता है भाई। विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी नहीं है, नदी सबसे बड़ी द्रोणी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी द्रोणी जो होती है ना उनके अंदर शामिल है ये। ठीक है, सबसे बड़ी द्रोणी, द्रोणी का मतलब क्या हो गया, एक नदी और उसकी सहायक नदी जो होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्रोणी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र का जो अपवाह क्षेत्र है, जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है। तो अपवाह क्षेत्र पर आते हैं तो वो है भाई 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, यानी कि इतने बड़े विशाल क्षेत्र का जो जल है वो इससे प्रभावित होता है। अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत में इसका उपज क्षेत्र कितना है, तो भारत के अंदर है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर भाई। ठीक है, ध्यान से देखें, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, अपवाह क्षेत्र है भारत के अंदर। ठीक है, याद कर लेना, इसको एग्जाम के अंदर आता है। अब बात करें कि भारत, इसकी जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए, जो 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक मिलेगी ना, उस बुक में इसकी जो लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर लिख रखा है, लगभग 2900 किलोमीटर। लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट आती है बुक, दूसरी बुक के अंदर, वो आती है 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर भाई। 2880 किलोमीटर जो है सिंधु नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर कहता है भारत में इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी तिब्बत से निकल करके और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो भारत में जो इसकी लंबाई है ना वो है 1114 किलोमीटर। कितनी आएगी, 1114 किलोमीटर। यहाँ पर हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो थोड़ा और डिटेल से चले तो सिंधु नदी जो है इसका उद्गम क्षेत्र की मैं बात करूँ कि जो इसका उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो इसका उद्गम क्षेत्र जो है ना वो तिब्बत के अंदर है भाई। और तिब्बत कहाँ पर है, अब तिब्बत जो है चीन के प्रशासनिक अधिकार में आया हुआ है। ठीक है, तिब्बत पहले तो अलग क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब क्या है, अब ये चीन के प्रशासनिक अधिकारों में आया हुआ है, उसमें शामिल है चीन के अंदर। ठीक है, अगर इसको हम मैप में देखते हैं एक बार, देखिए भाई, देखिए मैप है। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पर कहता है कि जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी यहाँ पर निकलती है तिब्बत के अंदर। ये वाला जो पोर्शन है ये तिब्बत का हिस्सा है भाई। ठीक है, और ये जो कंप्लीट जो तिब्बत है ना, ये सारा का सारा क्या है, ये चीन के प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर है, इसमें शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मानसरोवर झील है, आपने काफी प्रसिद्ध, आपने सुना होगा इसके बारे में, मानसरोवर झील के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मानसरोवर झील हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया मानसरोवर झील। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं मानसरोवर झील के पास में एक हिमनद है, उस हिमनद का नाम है बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद भाई। ठीक है, बोखरचू हिमनद
के निकट से ये निकलती है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे मानसरोवर झील के नजदीक बोखरचू हिमनद है और बोखरचू हिमनद के निकट से ये निकलती है, यानी कि उसके पश्चिमी भाग से ये यहाँ पर निकलती है भाई। ठीक है, बोखरचू हिमनद से। यहाँ तक एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सी पर्वत श्रेणियों में शामिल है, तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी में शामिल है। कैलाश पर्वत श्रेणी, जहां पर अपने शिव शंकर भगवान जो विराजमान है। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी यहीं पर है तिब्बत के अंदर, तो कैलाश पर्वत श्रेणी में आता है ये हिस्सा। और कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है और निकलने के बाद है ना ये यहाँ पर कहता है, यहाँ पर तिब्बत में बहने के बाद ये कहाँ पर प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है, भारत में ये लद्दाख में प्रवेश करती है। अगर जिले की बात करें तो लेह जिला। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब लद्दाख और जो पहले तो जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, लेकिन अब भारत में क्या हो गया है, इसका विभाजन कर दिया है और इस राज्य को क्या बना दिया गया है, इसको बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और कितने बन गए हैं, 2 बना दिए हैं। एक का नाम है लद्दाख और दूसरे का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम आइडिया लगाएं तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र, ये सारा सारा किस में आता है, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। तो हमारी जो सिंधु नदी है ना, बोखरचू हिमनद से निकल करके और कहाँ पर प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है लद्दाख में। और कहता है कि लेह जिले के अंदर यहाँ से ये बहती है भाई। यहाँ तक और प्रश्न अगर हम बनाए तो क्या बनता है, यहाँ पर जो समझने वाली बात है हमारी, यहाँ पर यह है कि ये जो है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी कि कहाँ से, बोखरचू हिमनद से लेकर के और जो अपना ये है ना, भारत में प्रवेश करने से पहले ये 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है भाई ये। ठीक है ना, भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर आता है, देखो हमने जो हिमालय की जब हमें पर्वत श्रेणी पढ़ी थी तो यहाँ पर पढ़ा था लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ। कहता है कि ये प्रश्न बनेगा कि भारत में ये किन 2 पर्वत श्रेणियों के अंदर से गुजरती है, तो कौन सी से गुजरेगी, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में से गुजरती है। ठीक है, यानी कि उनके अंदर से ये प्रवेश करती है भाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। उसके बाद ये क्या होगा, ये आगे चलेगी। आगे चलने के बाद यहाँ पर बाल्टिस्तान जो है ना, उसके अंदर प्रवेश करेगी। बाल्टिस्तान आपने सुना होगा, बाल्टिस्तान गिलगित, उसके बाद ये गिलगित में जाएगी। ठीक है, और गिलगित में जाने के बाद है ना, ये कहाँ पर चली जाएगी, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी भाई। ठीक है, पाकिस्तान में चिल्लड़ नामक जगह है, चिल्लड़ के साथ में एक दर्दिस्तान प्रदेश है, वहां पर ये प्रवेश करती है। उसके अंदर चिल्लड़ दर्दिस्तान में ये प्रवेश करती है। ठीक है, जितना याद रखा जाए इसके अंदर उतना याद कर लेना भाई, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मोटा मोटा हम पढ़े तो क्या है कि तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील है, वहां पर एक बोखरचू हिमनद है। बोखरचू हिमनद से निकलने के बाद भारत में लद्दाख जिले के अंदर प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये पूरे लद्दाख के अंदर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी भाई। ठीक है, लेह जिला होता है। तो यहाँ पर कहता है लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर बहने के बाद ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये जो है पाकिस्तान में बहती हुई आगे चल करके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ पर गिर जाती है, अरब सागर में ये गिर जाती है भाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे इसके बारे में जानते हैं। यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे कहता है कि जो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना, उसको शुरू करते हैं हम कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो भाई, सहायक नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं झेलम। ठीक है, उसके बाद है चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भाई, 5 सहायक नदियां। ठीक है, प्रमुख 5 सहायक नदियां। अब अगर बात करें कि ये कहाँ से निकलती है, इनके बारे में देख लो एक बार। एक तो ऊपर वाले को छोड़ दो और एक नीचे वाले को छोड़ दो, बीच की 3 जो है ना, ये जो बीच की 3 मैंने लिखी है, ये इसी प्रकार की श्रेणी में याद कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार क्रम में आती हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण में जो है जो सिंधु सहायक नदियाँ वो किस प्रकार होती हैं, तो इनके बारे में लिखा जाता है। तो झेलम से शुरू होकर के सतलुज मिलेगी इनकी जो श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार जो बहती है ये, ठीक है ना, इस प्रकार जो इनकी श्रेणी बनती है। तो झेलम से सतलुज में ही बहती है। चेनाब, रावी और व्यास,
ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सतलुज का तिब्बत में है भाई, सतलुज का है तिब्बत में, और झेलम का है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, J&K के अंदर से ये निकलती है, कौन सी? झेलम। ठीक है, सतलुज निकलती है तिब्बत में, चेनाब, रावी और व्यास जो निकलती है वो हिमाचल प्रदेश में निकलती है भाई। अब आगे बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम झेलम से भाई। ठीक है, पहली नदी है अपनी झेलम। झेलम जो है ये निकलती है J&K, ये बात तो हो गई। J&K में वेरीनाग जगह है, वेरीनाग झरना। ठीक है, उसके साथ में एक जगह है शेषनाग। ठीक है, वेरीनाग के साथ में है शेषनाग, और वहां से ये निकलती है भाई। ठीक है, देखिए इसके अंदर मैप हमारे पास थोड़ा सा छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का बनाया था, तो यहाँ पर है शेषनाग झरना। ठीक है, इस शेषनाग झरने के यहाँ से उत्तर पश्चिम से निकलने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद ना आगे चल करके पहले तो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है ना, जो श्रीनगर है वो इसी के नज़दीक है श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये जाएगी वुल्लर झील के अंदर। ठीक है, वुल्लर झील में ये मिलती है, और वुल्लर झील में मिलने के बाद ये फिर ये जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर चली जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान में चली जाएगी भाई। ये हो गया, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे एक बार। ठीक है, इसको आगे देखेंगे, इसको यहीं पर छोड़ दो। झेलम जो है कहाँ से निकली? वेरीनाग झरने के निकट शेषनाग झरने से निकली, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई कहाँ पर चली गई है? ये वुल्लर झील के अंदर, भारत की मीठे पानी की झील। ठीक है, वुल्लर झील में चली जाती है, और वुल्लर झील से ये फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद बात करते हैं हमें दूसरी नदी है अपनी चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी की बात करता हूं मैं। चेनाब जो है वो सिंधु की से एक बहुत बड़ी सहायक नदी है भाई। ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर से। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है लाहुल, लाहुल स्पीति आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो लाहुल घाटी है ना, लाहुल घाटी के पास में एक दर्रा है। दर्रा होता है दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, दो पर्वत श्रेणियों के बीच का जो रास्ता होता है ना उसको दर्रा बोलते हैं। उस दर्रे का नाम है बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, क्या नाम है? बड़ा लाचा दर्रा। तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में लाहुल घाटी जो है उसके पास में दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा, वहां से निकलती है। वहां पर किस प्रकार निकलती है कि जो दर्रा हो गया ना, ये दर्रा इस प्रकार दिखाया जाता है मैप के अंदर। दर्रा कहता है कि उसमें एक इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक शाखा ऊपर से निकलती है और एक शाखा नीचे से। उनमें क्या है इसका, एक का नाम है चंदर और दूसरे का नाम है भागा। चंद्र भागा दो शाखाओं के रूप में ये निकलती है, और आगे चल करके कहता है कि ये तांडी के अंदर, वहां पर एक तांडी नामक जगह है, तांडी, उस तांडी नामक जगह के साथ में दोनों आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद जब आगे एक धारा के रूप में बहती है ना, तो इसको चेनाब नदी बोलते हैं। ठीक है, इसको चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं और इसको चेनाब नदी भी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चंदर और भागा बड़ा लाचा दर्रा के उत्तर और दक्षिण से ये निकलती हैं। ठीक है, अब आप इसमें मैप में देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। देखो, ये हो गया अपना जम्मू हिमाचल प्रदेश भाई। हिमाचल प्रदेश में हमने बनाया दर्रा। ठीक है, दर्रे का नाम है बड़ा लाचा दर्रा। यहाँ से निकली चंदर और भागा, चंदर और भागा आगे चल करके मिल गए तांडी में। ठीक है, ये दो धाराएं मिलने के बाद आगे बहती हैं। ये आगे हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद है ना, उसके बाद ये कहाँ पर जाएंगी? जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ चली जाएगी? फिर ये आ जाएगी वापिस से कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर ये अखनूर, पाकिस्तान के में यहाँ पर एक जगह है हमारे यहाँ पर अखनूर नामक जगह, अखनूर नामक जगह से ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है भाई। ठीक है, इसकी भारत में लंबाई 1180 किलोमीटर है, और जो हमने झेलम नदी छोड़ी थी ना, वो झेलम नदी आगे चलकर किस में मिल जाती है? चेनाब नदी के अंदर जो है मिल जाती है। ठीक है, तो झेलम किस में मिलती है? झेलम मिलती है चेनाब नदी में। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हमारी तीसरी नदी, और तीसरी नदी का नाम है रावी। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकाली है हमने? हिमाचल प्रदेश से निकाली है भाई। ठीक है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकाली है, और ये निकलती है कुल्लू की पहाड़ियाँ। कुल्लू मनाली आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है कुल्लू। ठीक है,
और कुल्लू की पहाड़ियों से निकलती है और वहां पर है एक दर्रा, यहाँ पर भी ये दर्रे से निकलेगी और दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रे से ये नदी निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम में ये नदी निकलेगी भाई। देखिए इसमें देख लेते हैं एक बार मैप में इसको। यहाँ पर हो गया अपना रोहतांग दर्रा। देखिए मैप छोटा है, हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन इस मैप के अंदर हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा दिखा रखा है। तो इसके पश्चिम से नदी निकलती है रावी, और यहाँ से निकलने के बाद ये पश्चिम में आगे की तरफ बढ़ेगी और यहाँ से फिर किस में प्रवेश कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाने के बाद है ना ये चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है भाई। ठीक है, कहाँ पर मिल जाएगी, चेनाब नदी में। तो ये है अपनी कौन सी नदी, ये हो गई अपनी रावी। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए ध्यान रखना भाई। यहाँ पर ये हो गया रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकली रावी नदी और आगे चल करके किस में मिल गई, पाकिस्तान में चेनाब नदी के अंदर मिल गई है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नदी है वो है नंबर 4 आ गई है व्यास। ठीक है, व्यास नदी भाई। व्यास जो है ना वो सतलुज की सहायक नदी है भाई, सतलुज की सहायक नदी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी बात यही है, ये नदी भारत में निकलती है और भारत में ही ये जो है आगे चल करके सतलुज में मिल जाएगी। यानी पाकिस्तान में ये नदी जो है नहीं जाएगी, पाकिस्तान में नहीं जाएगी व्यास नदी। ठीक है, ये निकलती कहाँ से है, तो ये जो रोहतांग दर्रा था ना इसके दक्षिण में कुंड है और उस कुंड का नाम है व्यास कुंड, और उस व्यास कुंड से ये नदी निकलती है। व्यास कुंड से निकलने के बाद ना हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके पंजाब में जाएगी ये, और पंजाब में एक जगह है हरीके बराज के नाम से जगह है, हरीके बराज। ठीक है, वहां पर ये जो है ना वहां पर ये सतलुज के अंदर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, सतलुज के अंदर ये नदी जो है वहां पर मिल जाएगी भाई। ठीक है ना, तो देखिए इसके बारे इसको देख लेते हैं एक बार। व्यास नदी ये हमारा रोहतांग दर्रा था, और रोहतांग दर्रे के दक्षिण में हमने ये निकाल दी। यहाँ से निकलने के बाद ये बहती हुई आगे कहता है कि ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है हरीके बराज के पास। हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि जरूरत हमें सतलुज नदी की है। तो व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के दक्षिण में व्यास कुंड है, और व्यास कुंड से निकल करके ये पंजाब में प्रवेश करती है, हरीके बराज तक यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 615 किलोमीटर है कुल लंबाई। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी 5वीं नदी आती है, और 5वीं नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है, सतलज नदी भाई। सतलज जो नदी है वो निकलती है तिब्बत के अंदर से। ठीक है, तिब्बत में जो मानसरोवर जो झील है ना, उस मानसरोवर झील के पास एक दूसरी झील है, उसका नाम है राकसताल। राक्षस से याद रखा जा सकता है। राकसताल जो नामक जगह है ना वहां से ये निकलती है, और उसके बाद फिर है ना भारत के हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ से निकाल लेते हैं इसको। तो मानसरोवर झील, और ये हो गया राकसताल, और राकसताल से इस प्रकार निकलेगी ये, और यहाँ पर कहता है ये है ना ये लगातार जो बह रही है सतलज नदी, यहाँ पर कहता है ये 400 किलोमीटर इस सिंधु के बिल्कुल समानांतर बहेगी, और सिंधु के समानांतर बहने के बाद है ना ये भारत में प्रवेश करेगी। और भारत में जो प्रवेश करती है ना वो लिखा जाएगा कि ये प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे से। सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है भाई। ठीक है, सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर सिपकीला दर्रा, और भारत के अंदर इसने क्या किया, भारत के अंदर इसने प्रवेश कर लिया भाई। ठीक है, सतलुज नदी ने भारत के अंदर भारत में इसने प्रवेश कर लिया। देखो यहाँ पर जगह कम है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ये लगेगा कि ये वाली जो है ना हमने व्यास नदी बनाई थी। ठीक है, तो ये इसके साथ में प्रवेश करती हुई और फिर आगे चल करके कहाँ चली जाएगी, पंजाब में चली जाएगी। और पंजाब में जाने के बाद है ना ये हरीके के पास व्यास में इसका मिलन हो जाएगा। ठीक है, हरीके के पास ये इसमें किस में मिल जाएगी, व्यास नदी के साथ मिल जाएगी, और आगे चल करके फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी भाई। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ इसको, सतलुज नदी को। सतलुज नदी मानसरोवर जो झील है, ठीक है, उसके निकट जो राकसताल है, उस राकसताल से निकलती है। राकसताल से निकलने के बाद ये 400 किलोमीटर लगभग सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई कहाँ पर प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके पंजाब में पहुंचती है, और पंजाब में व्यास नदी से मिलने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है भाई। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया सतलुज नदी के बारे में। एक सबसे बड़ी बात यह है
कि ये पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पूर्ववर्ती नदी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो आप बता सकते हैं कि पूर्ववर्ती नदी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, दूसरी इसके बारे में क्या है कि जो सतलुज नदी है ना उसको तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में जो इसका नाम है ना सतलुज नदी का वो है लांगचेन खबाब। लांगचेन खबाब भाई, ठीक है, ये इसका नाम है सतलुज नदी का। लांगचेन खबाब के नाम से सतलुज नदी तिब्बत में जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये कहता है कि आगे चल करके चेनाब और जो सतलुज हैं, कुछ तो ये बोलते हैं कि जो सतलुज नदी है ना वो आगे चल करके सिंधु नदी के अंदर मिलती है, और किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि चेनाब जो है वो आगे चल करके किस में मिल जाएगी, सिंधु नदी के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों नदियों का संगम होता है, किसका, चेनाब का और सतलुज का, और आगे चल करके उनकी एक जो मुख्य धारा बनती है ना, चाहे वो चेनाब हो या सतलुज, ठीक है, वो जो है मिठानकोट के पास, यहाँ पर जगह है मिठानकोट, ठीक है, मिठानकोट, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और आप लोगों को पता है कि सिंधु नदी आगे चल करके अरब सागर में गिर जाती है भाई। ठीक है, तो ये थी अपनी नदियाँ, इनके बारे में हमने देखा है। इसके अंदर देखो, इसमें जो है ना सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को यहाँ पर तिब्बत में बोला जाता है सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, शेरमुख। ठीक है, इसे शेरमुख भी कहा जाता है सिंधु नदी को। सिंधु नदी यहाँ पर पोखरचू हिमनद से निकली, यहाँ से लद्दाख में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी पड़ी हमने झेलम। झेलम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वेरीनाग झरने के पास शेषनाग झरना है, शेषनाग से निकल करके और ये पाकिस्तान में चली जाती है, आगे चल करके चेनाब में मिल जाती है। चेनाब जो नदी है वो हमने पढ़ी थी कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा जो है उसके पास में चंद्र और भागा जो नदी है उनसे मिलने के बाद एक मुख्य धारा बनती है, वो जम्मू कश्मीर में जाती है और वहाँ से फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है, जहाँ पर चेनाब का और झेलम का संगम होता है। उसके बाद हमने ये जो वाली जो नदी है अपनी, वो है अपनी रावी। और रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद व्यास नदी पढ़ा हमने, रोहतांग दर्रे के दक्षिण में व्यास कुंड से निकलती है और उसके बाद पंजाब में चली जा करके सतलुज में मिल जाती है। सतलुज जो नदी है वो मानसरोवर झील के साथ में एक दूसरी झील है, उसका नाम है राकसताल, और राकसताल से ही निकलती है। उसके बाद भारत में शिवकिला दर्रा से प्रवेश करते हुए हिमाचल प्रदेश से पंजाब में व्यास नदी से मिलने के बाद ये फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और उसके बाद चेनाब और सतलुज आपस में मिलती हैं और फिर जो है मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने साथ साथ में कुछ नोट करते रहिए, अपनी एक पेन और एक कागज साथ में लेकर के इस वीडियो को देखें। ठीक है, अगर इसमें कोई आप लोगों को समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।